Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you that type of research which is the most popular research, experimental research, है ना? प्रायोगिक अनुसंधान. तो अगर बात करें origin and evolution की, तो the origin of experimental research is often attributed to the English philosopher Francis Bacon. कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में फ्रांसिस बेकन जो कि एक अंग्रेज दार्शनिक थे उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर बात की, उसके बारे में कुछ कहा. हाउएवर the experimental method dates back at least 4 centuries before Christ when Aristotle made several discoveries concerning the natural world. लेकिन कहा जाता है कि इसकी शुरुआत और 4 शताब्दियों पहले, ईसा के 4 शताब्दी पहले ही हो गई थी, जब एरिस्टोटल ने कहा था कि बहुत सारी डिस्कवरीज की बात की थी नेचुरल वर्ल्ड के रूप में, मतलब प्रयोगों पर आधारित. वो कुछ प्रयोगों की बात कर रहे थे, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, है ना. वो कुछ प्रयोगों पर आधारित बात कर रहे थे, कुछ नियमों की बात कर रहे थे, कुछ फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे थे. इन द सेकेंड सेंचुरी द एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन क्लॉडियस टॉलेमी of Alexandria developed a theory of the universe from the ideas of Aristotle. फिर दूसरी शताब्दी में टोलेमी जो हैं वो अरस्तु के विचारों पर आधारित कुछ थ्योरी बना रहे हैं. थ्रू जियोग्राफिकल आर्ग्यूमेंट्स टोलेमी स्टेटेड दैट द अर्थ वाज अ स्फीयर एंड बीइंग इमोबाइल इट शुड बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. यहाँ हम इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे, इस विवाद में नहीं पड़ेंगे कि ये सब, हम जब आईक्यूएस की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये सब तो आर्यभट्ट और हमारे विद्वान बहुत शताब्दियों पहले कहते हैं, लेकिन जो लिटरेचर में अवेलेबल है वहाँ से बात करते हैं. ये हमारी गलती कि हम अपने विद्वानों को लिटरेचर में अवेलेबल नहीं करा पाए. तो जियोग्राफिकल आर्ग्यूमेंट्स की बात की टोलेमी ने और कहा कि जो धरती है वो गोल है क्योंकि वो इमोबाइल है और ये सेंटर ऑफ द यूनिवर्स होना चाहिए उसको. तो ये सारी बातें कहने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत पुरानी है और प्रयोगों पर आधारित बातें बहुत पहले से होती रही हैं विद्वानों के द्वारा. फिशर ने क्या किया, लॉन्च द इनोवेटिव नोशन ऑफ रैंडमाइजेशन. जब भी आप पढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो इसमें रैंडमाइजेशन की सबसे ज़्यादा बात होती है कि रैंडम हमको सिलेक्शन करना है, रैंडम असाइनमेंट करना है. एंड इलेबोरेटेड वेरियस फॉर्म्स ऑफ रैंडमाइज्ड डिजाइन, particularly the randomized block design which have become commonly used in field agricultural experiments. यानी कि फिशर ने उन एक्सपेरिमेंट्स की बात की, उन डिज़ाइन की बात की जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बहुत पॉपुलर हुए. फिशर ने ये भी कहा कि फैक्टोरियल डिजाइन, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स की बात की और आर्ग्यूइंग दैट नेचर प्रिफर्स टू आंसर क्वेश्चंस प्रपोज्ड टुगेदर रादर देन आइसोलेटेड क्वेश्चंस. उन्होंने कहा कि प्रकृति जो है क्वेश्चंस का मतलब एक सामूहिक उत्तर देती है, न कि अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देती है. इस तरीके की बातें, रैंडमाइजेशन, एक्सपेरिमेंट की बातें होती रही हैं. His most relevant contribution to experimental research was condensed into his book The Design of Experiments, published in 1935. 1935 में, 100 साल से ज़्यादा पुरानी बात हो चुकी है. नहीं, 100 नहीं हुए ना, 90 हुए. 90 साल पहले इनकी किताब आ रही है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. उसमें ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे बहुत सारी बातें लिख रहे हैं. तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ रिसर्च. ओके, अब हम बात करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो हम एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं. किस तरीके के प्रयोग होंगे, कैसे प्रयोग किए जाएंगे. तो एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स. हमको इसमें समूह बनाने हैं. सबसे पहली बात, जैसे ही आप प्रयोग करते हैं हमेशा 2 समूहों पर बात करनी है ना. कि अभी आगे बढ़ते हैं. बाई रैंडमली असाइनिंग द सब्जेक्ट्स टू द ग्रुप्स, जिसमें कि हम किस ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट जाएगा ये रैंडम असाइनमेंट करेंगे, मतलब डेलिबरेट असाइनमेंट नहीं करेंगे. इक्वेटिंग द ग्रुप्स ऑन द इंटरवीनिंग वेरिएबल्स. जब आप वेरिएबल जानेंगे तो आप इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जानेंगे. वेरिएबल्स पे भी बात आपसे करनी है किसी दिन. तो ये कह रहे हैं कि हमको क्या करना है कि 2 ग्रुप बनाने या कई ग्रुप बनाने हैं और उसमें हमको रैंडम असाइनमेंट करना है. यानी कि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी ग्रुप में जा सकता है. ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों ग्रुप्स पे इक्वल प्रभाव पड़े अगर कोई इंटरवीनिंग वेरिएबल का प्रभाव पड़ने वाला है तो. एंड रैंडमली असाइनिंग द ट्रीटमेंट्स टू द ग्रुप्स. और ट्रीटमेंट भी हम रैंडम असाइनमेंट करेंगे, यानी कि पहले से नहीं तय है कि किस ग्रुप पे कौन सा ट्रीटमेंट करना है. द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. अब ये खास बात, जो सबसे खास बात एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की होती है कि द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. एक लाइन में अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात की जाए तो ये वेरिएबल्स की बात करता है.
चरों की बात करता है। और दो सबसे खास वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो स्वतंत्र चर है, यानी कि उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ना है। डिपेंडेंट जो है वो परतंत्र है, या वो इफेक्ट होता है किससे, इंडिपेंडेंट से। तो हमको पूरा लेखा जोखा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ इतना है कि हमको ये देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब हम बदलते हैं तो उसके सापेक्ष डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे बदलता है। लेकिन अभी आप और आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बदल रहा है, उसको बदलने के लिए बहुत सारे कारक हैं। उन्हीं को आप एक्सट्रेनियस, इंटरवीनिंग और तरीके के वेरिएबल्स के नाम देते हैं। तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये करना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कि हम कितना ये सुनिश्चित कर पाएँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो प्रभाव पड़ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने मैनिपुलेशन किया है उसकी वजह से है। और एक लाइन में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है कि हम इफेक्ट देखना चाहते हैं कि जब हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे बदलता है, सिर्फ एक। ठीक है। तो इन एजुकेशनल सेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड इन डिफरेंट वेज। जब हम शैक्षणिक परिदृश्य में बात करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कई तरीके से बदल सकते हैं। एन आउटलाइन हैज टू बी ड्रॉन अबाउट द वे अ रिसर्चर वुड लाइक टू मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी बात हमें पहले से करनी पड़ती है कि हम कैसे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उसमें जोड़ तोड़ करेंगे। The main objective of outlining the experimentation is to find out the true effect of manipulated variable। और हमारा मुख्य उद्देश्य एक्सपेरिमेंटेशन का सिर्फ इतना है कि हम अपने मैनिपुलेटेड वेरिएबल के सही प्रभाव को जान पाएं। Certain factors creep in while manipulating certain functions। बहुत सारे लेकिन और फैक्टर्स भी काम कर जाते हैं इसमें। These factors either come from the process of experimentation or from outside। ये फैक्टर्स या तो प्रयोग के दौरान उत्पन्न होते हैं या बाहर से भी आते हैं। Their presence interferes with the treatment। उनकी उपस्थिति जो है वो जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको प्रभावित करती है, उसमें इंटरफेयर करती है, बाधा उत्पन्न करती है। Under such circumstances, true effect of the treatment cannot be achieved। जब इस तरीके की दशा उत्पन्न होती है तो हम सही प्रभाव अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं जान सकते। इन ऑर्डर टू गेट द ट्रू इफेक्ट द रिसर्चर हैज टू अप्लाई सर्टेन चेक्स और कंट्रोल्स। तो हम चूंकि सही प्रभाव जान सकें इसलिए अनुसंधानकर्ता को कुछ नियंत्रण करने पड़ते हैं, कुछ चेक्स लगाने पड़ते हैं। सो एज टू पार्शियल आउट द इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, जिससे कि हम जो बाधा उत्पन्न करने वाले कारक हैं, वेरिएबल हैं, चर हैं, उनके प्रभाव को हटा सकें। Process of applying these controls is basic to the experimental design or layout of the experimentation। यही कंट्रोल कि हम कौन सा कंट्रोल लगाने जा रहे हैं, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का मूल होता है। These may serve as the criteria for classification of experimental designs। और इसी से पता चलता है कि हम कौन सी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे बात होगी, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे बाद में बात करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या हुई? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल मेथड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। यानी कि हम चूंकि प्रयोग से चल रहे हैं, हम सिस्टमैटिक चल रहे हैं, हम लॉजिकल चल रहे हैं, तो प्रायोगिक अनुसंधान प्रश्नों के लॉजिकल और सिस्टमैटिक उत्तर देने का तरीका है। इफ दिस इज डन अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशंस व्हाट विल हैपन। अगर ये हम ऐसे नियंत्रित दशाओं में सावधानी पूर्वक करें तो क्या होगा? एक्सपेरिमेंटर्स क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं कुछ स्टिमुलाई को, कुछ ट्रीटमेंट को, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन को, और ये ऑब्जर्व करते हैं कि उनके व्यवहार, उनके बदलने से स्टूडेंट या सब्जेक्ट के बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देयर मैनिपुलेशन इज डेलिबरेट एंड सिस्टमैटिक। और ये जो हम जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं, ये हम जानबूझ के करते हैं और सिस्टमैटिकली करते हैं। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ अदर फैक्टर्स दैट कुड इन्फ्लुएंस द आउटकम एंड रिमूव और कंट्रोल देम सो दैट दे कैन एस्टैब्लिश अ लॉजिकल एसोसिएशन बिटवीन मैनिपुलेटेड फैक्टर्स एंड ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स। और जो एक्सपेरिमेंटर है उसको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से कारक हैं जो उसके आउटकम को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उसको या तो वो रिमूव करता है या कंट्रोल करता है, जिससे कि वो मैनिपुलेटेड फैक्टर्स और ऑब्जर्व्ड इफेक्ट के बीच में एक लॉजिकल सह संबंध स्थापित कर सके। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो तो एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं एक्सपेरिमेंट में, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो हमेशा जो एक्सपेरिमेंट है वो कंपैरिजन करता है। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट विद दैट ऑफ ए डिफरेंट ट्रीटमेंट और नो ट्रीटमेंट।
यानी कि हमेशा आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होगा कि हम ट्रीटमेंट का अंतर देखेंगे, तुलना करेंगे। इस एक को हम विशेष ट्रीटमेंट देंगे, दूसरे को दूसरा ट्रीटमेंट देंगे या नहीं ट्रीटमेंट देंगे। मतलब एक ग्रुप के संग ट्रीटमेंट किया जाएगा, दूसरा ग्रुप या तो विदाउट ट्रीटमेंट रहेगा या डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा उसके साथ। इन ए सिंपल कन्वेंशनल एक्सपेरिमेंट रेफरेंस इज यूजुअली मेड टू एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड टू ए कंट्रोल ग्रुप। जब हम एक कन्वेंशनल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमेशा हमारा एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। These groups are equated as nearly as possible। और रिसर्चर को ये करना पड़ता है कि वो जहां तक कोशिश करे कि दोनों ग्रुप जितना वो इक्वल कर सके। दी एक्सपेरिमेंटल, तभी तो हम कहेंगे ना कि जो फर्क दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रीटमेंट की वजह से दिख रहा है ना। द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्सपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैक्टर अंडर कंसिडरेशन, द कंट्रोल ग्रुप इज नॉट। और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं, कंट्रोल ग्रुप को नहीं देते हैं। Observations are then made to determine what difference appears or what change or modification occurs in the experimental as contrasted with the control group। तो हमने क्या किया, दोनों ग्रुप को लगभग एकदम बराबर बनाया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया, कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दिया, और फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि क्या अंतर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में दिख रहा है। Sometimes it is also necessary to control for the effect of actually participating in an experiment. What seems to be a similar psychological effect was recognized in a series of experiments at the Hawthorne plant of the Western Electric Company and originally published in 1933। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉथॉर्न इफेक्ट बहुत पूछा जाता है, हॉथॉर्न इफेक्ट पे सवाल। तो कभी कभी ये भी होता है, हमको ये भी कंट्रोल करना पड़ता है कि कौन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, अभी आप आगे देखेंगे, कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चुन लिए गए हैं, उनका जो बिहेवियर है वो बढ़िया हो जाता है, उनका परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाता है, तो हमको इस पे भी चेक लगाना पड़ेगा। इसको हॉथॉर्न प्लांट में ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे, इसलिए हॉथॉर्न इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या है हॉथॉर्न इफेक्ट? The studies concern the relationships between certain working conditions and worker output efficiency। एक अध्ययन चल रहा था जिसमें देखा जा रहा था कि वर्किंग कंडीशन कैसे रखने पे वर्कर की आउटपुट इफिशियंसी कैसी होती है, मतलब कैसी दशाओं पे वर्कर कैसा परफॉर्म करते हैं। तो उन्होंने देखा कि इल्यूमिनेशन एक वेरिएबल हो सकता है, कि कितना उजाला है, कितनी लाइट है, कितनी लाइट की इंटेंसिटी है। तो अनुसंधानकर्ताओं ने देखा कि जब हमने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाई तो वर्कर का आउटपुट बढ़ गया। आफ्टर ए सर्टेन पीक वॉज अपरेंटली रीच्ड, जब एक सर्टेन पीक पे आउटपुट बढ़ गया तो ये तय किया गया कि देखें कि इंटेंसिटी घटाने पे क्या होता है। टू द सरप्राइज ऑफ द रिसर्चर्स, तो रिसर्चर्स बहुत आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने देखा कि इंटेंसिटी को वो धीरे धीरे घटाते गए पर आउटपुट तब भी बढ़ता रहा। इसका मतलब क्या हुआ? द रिसर्चर्स कंक्लूडेड, रिसर्चर्स ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो अटेंशन हम वर्कर्स को दे रहे थे, जो वो अवेयर थे कि वो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का हिस्सा है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी अलग ग्रुप में, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर का काम कर रहा था और उनका परफॉर्मेंस बढ़ रहा था, इसमें इल्यूमिनेशन का रोल नहीं था। तो these studies, the term Hawthorne effect was introduced into the psychological literature। उसके बाद से साइकोलॉजिकल लिटरेचर में हॉथॉर्न इफेक्ट का नाम आया, और इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टेप्स की, तो हम लोग बहुत बार स्टेप्स की बात कर चुके हैं। लगभग जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके स्टेप्स साइंटिफिक रिसर्च वाले ही हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम बनाएंगे, फिर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम डेटा की एनालिसिस करेंगे, फिर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर हम रिजल्ट निकालेंगे, और फिर हम अपनी रिपोर्ट का डिसेमिनेशन या प्रचार प्रसार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेलेक्टिंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, हम अपनी समस्या का चयन करेंगे और उसको परिभाषित करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टार्ट्स विद द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच इज एमिनेबल टू एक्सपेरिमेंटेशन। हम एक समस्या उठाएंगे और उसमें हम प्रयोग करेंगे। इट नीड्स अ रिगरस लॉजिकल एनालिसिस एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन प्रिसाइज टर्म्स। इसमें हम बहुत विश्लेषण करते हैं, लॉजिक लगाते हैं और अपनी समस्या को प्रिसाइज टर्म्स में डिफाइन करते हैं। The variables to be studied should be defined in operational terms clearly and unambiguously। देखिए जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको ऑपरेशनल टर्म में अपनी समस्या को डिफाइन करना होता है। जैसे मान लीजिए आप कहने जा रहे हैं कि आप युवाओं पर एक रिसर्च कर रहे हैं, तो युवा तो 15 से लेकर 29 साल तक सब युवा हैं, तो आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन में बताना पड़ेगा कि आपने अपनी रिसर्च में युवा का मतलब 18 से 20 ही माना है, या 18 से 25 माना है, या जो भी माना है ना। तो ये आपको ऑपरेशनल कि उस पर्टिकुलर टर्म का आपकी रिसर्च में ऑपरेशन में क्या मतलब है, वो ऑपरेशनल डेफिनेशन कि क्या ऑपरेट कर रहे हैं आप, है ना। इट हेल्प्स
the researcher to convert the problem precisely into a hypothesis that can be verified or refuted by the experimental data. तो जब भी हम experimental research करते हैं तो हम कोई परिकल्पना बनाते हैं और उस परिकल्पना को अपने प्रयोगों के आधार पर या तो वो सत्य साबित होती है या असत्य साबित होती है. स्टेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस. अब हम परिकल्पना निर्माण पे आए जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है. द स्टेटिंग ऑफ प्रॉब्लम हाइपोथेसिस इज वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड. देखिए बाकी रिसर्चर्स में हो सकता है आप हाइपोथेसिस बना रहे हो सकता है ना बना रहे हो, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल मेथड है तो वो हाइपोथेसिस मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड का ही कैरेक्टरिस्टिक हाइपोथेसिस बनाना है. ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के का हार्ट होती हैं. दे सजेस्ट दैट एन एंटीसीडेंट कंडीशन और phenomena is related to the occurrence of another condition, phenomena, effect or event. To test a hypothesis, the researcher attempts to control all the conditions except the independent variable which he manipulates. Thus, he observes the effect on the dependent variable, presumably because of the exposure to the independent variable. तो रिसर्चर क्या करता है कि वो हर संभव प्रयास करता है कि उसके डिपेंडेंट वेरिएबल पे सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का इफेक्ट पड़े. तब वो क्लियरली देख पाएगा कि वो जो हाइपोथेसिस बना के चला था वो सही है या गलत. इसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाते हैं कि कौन सी एक्सपेरिमेंट, भाई एक्सपेरिमेंट तो करना है ये तय हो गया पर किस डिजाइन के तहत करेंगे. तो एक्सपेरिमेंटल प्लान रिफर्स टू दी जो हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है ना कि इसके तहत हम चलेंगे. कि एक्सपेरिमेंटल प्लान होता है कि हम कौन से हमारे इंटरवेनिंग वेरिएबल होंगे, कैसे उनको कंट्रोल किया जाएगा, कौन सी रिसर्च डिज़ाइन होगी, क्या हमारा सैंपल होगा, क्या पॉपुलेशन होगा, हम किस सब्जेक्ट को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा, कौन कंट्रोल ग्रुप में जाएगा, किसको कौन सा ट्रीटमेंट देंगे. ये सारी बातें, कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे हम एक ट्रायल एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये सारी ही बातें हमारी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आती हैं और ये हमको पहले से तय करना होता है. और फिर हम डेटा का कलेक्शन करेंगे, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे. फिर हम कंक्लूजन पे या निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि हमारी मूल जो परिकल्पना है वो रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है. और फिर हम प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स थ्रू अ रिपोर्ट एंड डिसेमिनेशन ऑफ दीज रिजल्ट्स. फिर हम अपने परिणाम पर पहुंचते हैं और परिणामों को रिपोर्ट के रूप में लिखकर सबको बताते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं. ठीक है, तो ये रहा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा बात की जाने वाली, सबसे ज़्यादा अब तो मतलब क्वांटिटेटिव का मतलब मेनली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही होता है. तो कितनी खास बातें हैं, सबसे ज़्यादा आपको वेरिएबल पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मैनिपुलेशन, दूसरे और कौन से वेरिएबल्स हैं जो दोनों के बीच में आ जा रहे हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कौन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कौन कंट्रोल ग्रुप है, और सारी बातें. ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.